नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस कार्य समिति ने सेना की बहादुरी को किया सलाम। खड़गे बोले, हम जवानों के साथ खड़े हैं। खबर में आगे जिक्र होगा कि कुर्मी वोट बैंक को साधने में जुटी कांग्रेस, मतदाताओं को लुभाने में जुटे भूपेश बघेल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ी बड़ी खबर। आगे आपको बताएंगे कि भीड़ जुटाने पर रोक, सीएम का बंजार दौरा रद्द, धर्मशाला एयरपोर्ट बंद, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद हिमाचल प्रदेश का एयर स्पेस बंद। आगे जिक्र होगा कि चांदनी चौक और सदर बाजार को दिल्ली से हरियाणा ले जाने की साजिश, आम आदमी पार्टी ने कर दिया बड़ा दावा। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि पाकिस्तान पर भारत ने की एयर स्ट्राइक तो ओवैसी ने जमकर लगाए नारे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस कार्य समिति ने सेना की बहादुरी को किया सलाम। खड़गे बोले, हम जवानों के साथ खड़े हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस कार्य समिति ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा किए गए मिसाइल हमले को लेकर बुधवार को आपात बैठक बुलाकर चर्चा की और सशस्त्र बलों को शुभकामनाएं देते हुए उनके प्रति समर्थन जताया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों पर हम गर्व करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम अपने जाबाज सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं। खड़गे ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दिन से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साफ तौर पर सशस्त्र बलों और सरकारों के साथ एकजुटता से खड़े होकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हर निर्णायक कार्रवाई का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पीओके से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के सभी रूपों के विरुद्ध भारत की राष्ट्रीय नीति बहुत स्पष्ट और अडिग है। खड़गे के अनुसार महान भारत देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सभी स्तर पर एकजुटता की सर्वाधिक जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के वीर जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इतिहास गवाह है कि हमारे नायकों ने हमेशा राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी शहादत दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अपने सशस्त्र बलों पर हमें बहुत गर्व है और हम उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जो कदम उठा रही है उसका हम समर्थन करते हैं और हमें हमारे सशस्त्र बलों पर गर्व है। हम अपने जवानों की राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं। भारतीय सशस्त्र बल ने मंगलवार रात के वक्त ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के ठिकानों समेत आतंकियों के छिपने के 9 अड्डों को निशाना बनाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कुर्मी वोट बैंक को साधने में जुटी कांग्रेस, मतदाताओं को लुभाने में जुटे भूपेश बघेल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए कांग्रेस ने कुर्मी वोट बैंक को साधने की बड़ी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल 19 मई को पटना पहुंचेंगे। उनका ये दौरा पूरी तरह से कुर्मी समाज को साधने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती देने के मकसद से जुड़ा बताया जा रहा है। दरअसल बिहार में करीब 4% कुर्मी मतदाता हैं और इसीलिए कांग्रेस अब उन्हें साधने की मुहिम में जुट गई है। बघेल पटना में कुर्मी समाज के लोगों से बड़ी बैठक करेंगे और राहुल गांधी के विचारों को उनके सामने रखेंगे। बता दें कि कुर्मी मतदाताओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दबदबा है। बताया जाता है कि पटना दौरे के क्रम में भूपेश बघेल सबसे पहले पटेल छात्रावास में छात्रों से मुलाकात करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि वह युवाओं को कांग्रेस की विचारधारा और राहुल गांधी की नीतियों से जोड़ने की कोशिश करेंगे और इसके बाद बघेल पटना में कुर्मी समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ एक बड़ी बैठक करेंगे, जहां वो राहुल गांधी के विचार, योजनाएं और कांग्रेस की रणनीति को समाज के बीच रखेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भीड़ जुटाने पर रोक, सीएम का बंजार दौरा रद्द, धर्मशाला एयरपोर्ट बंद, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद हिमाचल प्रदेश का एयर स्पेस बंद। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला का गग्गल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कुल्लू के बंजार का दौरा भी रद्द कर दिया गया है। एयर स्ट्राइक के बाद उत्तर भारत में एयर स्पेस को सरकार ने बंद कर दिया है और इसी के चलते सीएम सुक्खू का हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पाया है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी सीएम के साथ यहां पहुंचने वाले थे। जानकारी के अनुसार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सीएम सुक्खू कुल्लू के बंजार के सरची गांव के दौरे पर बुधवार को जाने वाले थे और यहां पर सीएम के आने की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन बीती रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को निशाना बनाया और इस वजह से अब हिमाचल प्रदेश में भी एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। साथ ही बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने पर भी रोक लगाई गई है, क्योंकि सीएम के प्रोग्राम के दौरान भी
मास गैदरिंग यानी भीड़ एकत्र होनी थी। उधर सीएम का दौरा रद्द होने के बाद अब प्रशासन की तरफ से कुर्सियों और अन्य इंतजाम को हटा लिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चांदनी चौक सदर बाजार को दिल्ली से हरियाणा ले जाने की साजिश, आम आदमी पार्टी ने किया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दावा किया कि दिल्ली के पुराने बाज़ारों को भाजपा सरकार हरियाणा में शिफ्ट करना चाहती है और इन बाज़ारों में चांदनी चौक, सदर बाज़ार जैसे पुराने और थोक बिक्री वाले बाज़ार शामिल हैं। आम आदमी पार्टी नेता ने बताया कि 2022 में दिल्ली के पुराने बाज़ार जैसे सदर बाज़ार, दरियागंज, चांदनी चौक के कुछ व्यापारियों ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ मीटिंग की और उस समय प्लान ये बनाया जा रहा था कि दिल्ली के इन पुराने बाज़ारों को दिल्ली से हरियाणा शिफ्ट कर दिया जाए। मनोहर लाल खट्टर भी उस मीटिंग में थे। उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि हम आपको बेहतर सुविधाएं देंगे, आप लोग हरियाणा शिफ्ट हो जाएं। दोस्तों, सौरभ भारद्वाज ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उन व्यापारियों के ग्रुप का नेतृत्व भाजपा नेता कुलदीप जैन कर रहे थे। भाजपा के नेता दिल्ली के व्यापार को दिल्ली से हरियाणा ले जाने की स्कीम 2022 से चला रहे हैं और आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि उस समय दिल्ली में केजरीवाल थे, इसीलिए ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान पर भारत ने की एयर स्ट्राइक तो ओवैसी ने जमकर लगाए नारे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर रक्षा बलों द्वारा किए गए लक्षित हमलों का स्वागत किया और कहा कि पड़ोसी देश में आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें वो पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। इससे पहले ओवैसी ने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान के डीप स्टेट को ऐसा कड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए कि फिर कभी पहलगाम जैसी घटना ना होने पाए। पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाना चाहिए। जय हिंद। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने मंगलवार देर रात पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल दाग दिए और इनमें जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर और लश्कर-ए-तैयबा का अड्डा मुरीद के शामिल है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को 26 नागरिकों के नरसंहार की घटना के 2 सप्ताह बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये मिसाइल हमले किए गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश भर में कई जगहों पर मॉक ड्रिल शुरू, युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी हुई तेज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश पर बुधवार को देश भर में मॉक ड्रिल आयोजित किया गया और इस कड़ी में दिल्ली के IGI हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर भी एक बड़ी मॉक ड्रिल की गई। ड्रिल के दौरान सुरक्षा एजेंसियों और एयरपोर्ट स्टाफ ने मिलकर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया और यात्रियों को दिशा निर्देश दिए कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के विभिन्न इलाकों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पश्चिमी दिल्ली की जिलाधिकारी DM डॉक्टर किन्नी सिंह ने बताया कि DLF कैपिटल ग्रीन्स में मॉक ड्रिल की गई और इसमें स्थानीय निवासियों को आपातकालीन हालत से निपटने की जानकारी दी गई। डॉक्टर सिंह ने आगे बताया कि लोगों को बताया गया कि संकट की घड़ी में क्या करना चाहिए, कहां शरण लेनी चाहिए और अफवाहों से कैसे बचा जाना चाहिए। वहीं दोस्तों, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर आश्रय स्थलों की जानकारी भी दी गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्शन में CM उमर अब्दुल्ला, बुलाई इमरजेंसी बैठक, बोले पहलगाम हमले को भूले नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने के लिए बुधवार को अधिकारियों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग की। दोस्तों, आपको बता दें कि बात करते हुए CM अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि वो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले को नहीं भूले हैं जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य संबंधित सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि बैठक में जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शामिल हुए। केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री लगातार जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और CM सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के संपर्क में हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय किसान यूनियन ने अपने सभी आंदोलन किए स्थगित, कहा देश हित पहले। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर यानी कि POK में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए जाने के बाद उत्पन्न हुए हालात को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन के बुधवार को अपने सभी आंदोलन
धरने और विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने फेसबुक पर जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि संगठन ने देश में मौजूद माहौल को देखते हुए अपने सभी विरोध प्रदर्शनों को स्थगित करने का फैसला किया है। टिकैत ने वीडियो संदेश में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति के कारण हमने अपने सभी आंदोलन स्थगित कर दिए हैं और हम इस कार्रवाई का स्वागत करते हैं और सरकार इसे आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने का आग्रह सरकार से करते हैं। उन्होंने अभियान के लिए सेना के अधिकारियों को बधाई भी दी और आतंकवाद के खिलाफ सरकार के प्रयासों में पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीबीआई अधिकारी के नाम पर नहीं बनी सहमति, सूत्रों का दावा। राहुल गांधी ने दिया डिसेंट नोट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को सीबीआई के नए डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर गठित समिति की बैठक हुई। इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सीजेआई संजीव खन्ना भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के मामले में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की तरफ से रखे नाम के प्रस्ताव से सहमत नहीं है और उन्होंने इसे लेकर डिसेंट नोट दिया है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार की और वर्तमान सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद के कार्यकाल को ही बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि राहुल गांधी इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति करती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के चीफ जस्टिस शामिल होते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, ढोल नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं और राष्ट्रीय महासचिव के सी वेणुगोपाल भी उनके साथ रैली में पहुंचे हैं और यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ। मौके पर कांग्रेस के कई नेता और मंत्री मौजूद थे। जानकारी के अनुसार संविधान बचाओ रैली के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ होटल बीएन और चाणक्य में यहाँ पर 3:30 बजे उन्होंने बैठक की और इस बैठक में जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी भी मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहलगाम हमले से 3 दिन पहले पीएम को मिली थी खुफिया जानकारी, इसीलिए रद्द किया कश्मीर दौरा। खड़गे ने किया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में संभावित आतंकी हमले की खुफिया रिपोर्ट मिली थी, जिसके बाद उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश का अपना दौरा रद्द कर दिया। खड़गे ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री को एक खुफिया रिपोर्ट भेजी गई थी और उन्होंने कहा कि यह खुफिया विफलता है, सरकार ने इसे स्वीकार किया है और वो इसे हल करेंगे। अगर उन्हें यह पता था तो उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया। मुझे जानकारी मिली है कि हमले से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को एक खुफिया रिपोर्ट भेजी गई थी और इसीलिए उन्होंने कश्मीर जाने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। मैंने ये एक अखबार में भी पढ़ा। खड़गे ने यह भी कहा कि सरकार ने माना है कि हमले में खुफिया विफलता हुई थी, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी और खड़गे ने पूछा कि उन्होंने कहा है कि वो इसमें सुधार करेंगे। हमारा सवाल यह है कि जब आपको इसके बारे में पता है तो फिर अच्छे इंतजाम क्यों नहीं किए गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संपत्ति का ब्यौरा किया सार्वजनिक, न्यायपालिका में पारदर्शिता को लेकर अहम पहल। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उसने न्यायाधीशों की संपत्ति का ब्यौरा न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। ये कदम संबंधित विवरण को सार्वजनिक करने के न्यायालय के फैसले के अनुरूप है। कोर्ट द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की पूर्ण अदालत ने 1 अप्रैल 2025 को निर्णय लिया है कि इस न्यायालय के न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण उसकी वेबसाइट पर अपलोड करके सार्वजनिक किया जाएगा। पहले से प्राप्त न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण अपलोड किया जा रहा है और अन्य न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण भी प्राप्त होते ही अपलोड कर दिया जाएगा। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में नियुक्तियों की पूरी प्रक्रिया को भी जनता के संज्ञान में लाने के लिए अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है, जिसमें उच्च न्यायालय कॉलेजियम को सौंपी गई भूमिका सहित अन्य बातें शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नेहरू और इंदिरा की विदेश नीति के कारण रूस भारत के साथ कांग्रेस का बड़ा दाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सेनेत ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किए जाने के बाद रूस के भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों की नींव रखने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को दिया। यहाँ पर आपको बता दें कि बात करते हुए श्री नेत ने कहा कि रूस भारत के साथ खड़ा है और ये हर सरकार द्वारा अपनाई गई विदेश नीति का नतीजा है और इसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। आज भारत के रूस के साथ अच्छे संबंध है और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की देन है। श्री नेत ने क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं को भी संबोधित किया तथा मौजूदा तनाव को राष्ट्रीय सीमाओं से परे एक व्यापक लड़ाई बताया। उन्होंने कहा कि यह भारत और पाकिस्तान से ज़्यादा मानवता और अमानवीयता के बीच की लड़ाई है। पाकिस्तान भारत विरोधी ताकतों को संरक्षण देता रहा है।
पीएम मोदी को ऐसी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उन्होंने पहलगाम में हुए नृशंस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूर्ण समर्थन देने की बात कही। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जातियों के सोशल इंजीनियरिंग से अखिलेश की सत्ता वापसी की जुगत, बढ़ाया बीजेपी बीएसपी का टेंशन। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछले 10 दिनों में 6 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। जब भी वो मीडिया से मुखातिब होते हैं तो कभी चौरसिया समाज के लोग उनके साथ होते हैं तो कभी राजभर बिरादरी के नेता मंच पर होते हैं। एक बार उनके साथ नोनिया चौहान जाति के नेता नजर आए और एक दिन अखिलेश अपने साथ लालचंद गौतम को लेकर मीटिंग हॉल में पहुंचे। गौतम को उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति भेंट की और कुछ दिनों पहले गौतम ने भी अखिलेश यादव को भी एक तस्वीरें तोहफे में दी थी और इसी फोटो पर जमकर विवाद हुआ था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कुर्मी वोट बैंक को साधने में जुटी कांग्रेस, मतदाताओं को लुभाने में जुटे भूपेश बघेल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने कुर्मी वोट बैंक को साधने की बड़ी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल 19 मई को पटना पहुंच रहे हैं। उनका ये दौरा पूरी तरह से कुर्मी समाज को साधने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती देने के मकसद से जुड़ा बताया जा रहा है। दरअसल बिहार में करीब 4% कुर्मी मतदाता हैं और इसीलिए कांग्रेस अब उन्हें साधने की मुहिम में जुट गई है। बघेल पटना में कुर्मी समाज के लोगों से बड़ी बैठक करेंगे और राहुल गांधी के विचारों को उनके सामने रखेंगे। कुर्मी मतदाताओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दबदबा है। बताया जाता है कि पटना दौरे के क्रम में भूपेश बघेल सबसे पहले पटेल छात्रावास में छात्रों के साथ मुलाकात करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि वह युवाओं को कांग्रेस की विचारधारा और राहुल गांधी की नीतियों से जोड़ने की कोशिश करेंगे और उसके बाद बघेल पटना में कुर्मी समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ एक बड़ी बैठक करेंगे, जहां वो राहुल गांधी के विचार, योजनाओं और कांग्रेस की रणनीति को समाज के बीच रखेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, तेजस्वी यादव बोले नीतीश बीजेपी सरकार का मुख्य शौक अन्याय व अत्याचार करना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में TRE 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज की है, जिसमें कई अभ्यर्थी चोटिल बताए जा रहे हैं। TRE अभ्यर्थी मंगलवार को CM हाउस का घेराव करने पहुंचे थे और वहीं अभ्यर्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और RJD नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। RJD नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज का वीडियो शेयर किया और उसके साथ उन्होंने लिखा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रख रहे युवाओं को बर्बर पिटाई, अन्याय व अत्याचार करना नीतीश बीजेपी सरकार का मुख्य शौक है। ये निकम्मी सरकार अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संपोषित कर उन्हें संरक्षण देती है तथा छात्रों, युवाओं और बेरोजगारों पर जब मर्जी लाठीचार्ज कर देती है। सभी लोग एकजुट होकर इस बार NDA की 20 वर्षों की इस निकम्मी, आवारा और नकारा सरकार को बदलेंगे, ये निश्चित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महिला उम्मीदवारों के लिए सचिव पद आरक्षित हो, SCBA चुनाव के लिए कोर्ट ने तय की 20 मई की तारीख। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शीर्ष कोर्ट ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए 20 मई की तारीख तय की। ये चुनाव 2024 में तैयार की गई अंतिम मतदाता सूची के आधार पर होंगे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने निर्देश दिया कि इस बार के चुनाव में SCBA के सचिव पद को महिला वकीलों के लिए आरक्षित किया जाए। इसके अलावा कार्यकारी समिति में पहले से लागू 1/3 महिला आरक्षण भी बना रहेगा। बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन वकीलों ने 28 फरवरी तक पात्रता हासिल कर ली है वो SCBA के 2025 के चुनाव के लिए मतदाता सूची में शामिल होने के हकदार होंगे। चुनाव के बाद मतगणना होगी और नतीजे 21 मई को घोषित किए जाएंगे। शीर्ष कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज L नागेश्वर राय की रिपोर्ट SCBA की वेबसाइट पर अपलोड की जाए। राव को उपनियमों में सुधार के लिए सुझाव देने की जिम्मेदारी दी गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गया क्षेत्र में कांग्रेस की बढ़ गई ताकत, चुनाव से पहले बड़ी महिला नेता ने थाम लिया पार्टी का हाथ। जहां दोस्तों आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में सोमवार को आयोजित एक मिलन समारोह में गया जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर राजेश राम ने कहा कि नैना कुमारी के कांग्रेस में आने से पार्टी मगध क्षेत्र में मजबूत होगी और बिहार में कांग्रेस के प्रति महिलाओं और युवाओं के साथ समाज के पिछड़े तबके में राहुल गांधी के संघर्षों के कारण आकर्षण बढ़ा है।
नैना कुमारी ने कहा कि पूरे देश में एकमात्र नेता राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने कमज़ोर दलित वर्ग के लोगों के हक की लड़ाई को आगे बढ़ाया है। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरक्षण की 50% की सीमा खत्म हो, निजी शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण हो लागू, कांग्रेस का बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि जातिगत जनगणना के साथ ही ये सुनिश्चित होना चाहिए कि आरक्षण की 50% की सीमा खत्म हो और निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण लागू किया जाए। पार्टी के ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभागों के प्रमुखों ने भी ये कहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी के दबाव में सरकार जातिगत जनगणना के लिए तैयार हुई है।